नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानव विकास का यह अध्याय मनुष्य और उसके अस्तित्व की उस अद्भुत कहानी को समझने का एक प्रयास है जिसमें लाखों वर्षों तक प्रकृति ने हमें आकार दिया, परखा और धीरे धीरे इस रूप में ढाला जिसे आज हम होमो सेपियंस कहते हैं। ये यात्रा आज से करीब 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की धरती पर शुरू हुई थी, जब हमारे सबसे प्रारंभिक पूर्वजों ने पहली बार खड़े होकर चलने की दिशा में कदम रखा था। यह विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत धीमी, निरंतर और जटिल प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ा, जहां समय समय पर अलग अलग प्रजातियां उभरी, विकसित हुई और फिर प्राकृतिक चुनौतियों के सामने विलुप्त भी हो गईं। लेकिन इन सभी प्रजातियों ने अपनी अपनी अनोखी विशेषताओं के माध्यम से आधुनिक मनुष्य को बनाने में योगदान दिया। कहीं से हमें शक्ति मिली, कहीं से बुद्धि का बीज मिला, कहीं से भावनाओं का विकास हुआ और कहीं से रचनात्मकता की चिंगारी। जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि यह कोई सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा घुमावदार रास्ता था जिसमें कई मोड़, रुकावटें और असंख्य संघर्ष शामिल थे। कई प्रजातियां एक ही समय पर अस्तित्व में थीं, कुछ जंगलों में रहती थीं, कुछ घास के मैदानों में और कुछ पेड़ों पर चढ़कर अपनी दुनिया बनाती थीं। धीरे धीरे अनुभव, वातावरण और संघर्षों ने हमारे दिमाग को बड़ा किया, हमारी चाल को स्थिर किया और हमारी सोच को गहराई दी। यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारी पहचान की जड़ें कितनी गहराई में छिपी हुई है। जब छात्र इस विकास की कहानी सुनते हैं तो वे केवल तथ्य नहीं सीखते, बल्कि वे अपने अस्तित्व की कहानी भी समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रकृति के प्रति विनम्र, भावनाओं के प्रति जागरूक और विचारों के प्रति गहरा बनाती है। यही कारण है कि मानव विकास की यह यात्रा 4 महान अध्यायों में बंटी हुई है, जिनमें से पहला अध्याय प्री ह्यूमन एप्स हमारी प्रारंभिक उत्पत्ति को समझने की नींव रखता है। प्री ह्यूमन एप्स ये वे प्रारंभिक जीव थे जिन्होंने सबसे पहले बंदरों से अलग होकर विकास की वह राह पकड़ी जो अंततः मनुष्यों तक पहुंचती है। सहेलेंथरोपस चैडेंसिस मानव इतिहास का वह अत्यंत प्राचीन पात्र है जिसने लगभग 70 से 60 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के चैड क्षेत्र में जीवन व्यतीत किया। इसे मानव वंश का सबसे पुराना ज्ञात सदस्य माना जाता है। इसका मस्तिष्क बहुत छोटा था, लगभग 350 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जो कि आधुनिक मनुष्य के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद इसकी खोपड़ी की बनावट में एक अद्भुत संकेत छिपा हुआ था। इसके सिर का आधार ऐसा था जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह प्राणी आंशिक रूप से सीधा खड़ा होकर चल सकता था। यही संकेत मानव विकास की दिशा में पहला कदम था, जहां एक जीव ने यह महसूस किया कि 2 पैरों पर खड़ा होना उसे आसपास की दुनिया को नए तरीके से देखने का अवसर देता है। इसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से सपाट था और दांत छोटे थे, जो ये बताते हैं कि यह जीव अपने भोजन को बंदरों की तरह फाड़कर नहीं, बल्कि अलग ढंग से उपयोग करता था। प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए इसे पेड़ों और जमीन दोनों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इसके शरीर की संरचना ने इसे अधिक स्थिर खड़े होने की क्षमता दी। इसे अक्सर उस बिंदु के रूप में देखा जाता है जहां ह्यूमंस और चिंपैंजीज की इवोल्यूशनरी लाइनें एक दूसरे से अलग हुई। छात्रों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये प्राणी भले ही बेहद साधारण दिखता हो, लेकिन इसकी उपस्थिति ने भविष्य में मनुष्य बनने वाले हर जीव के लिए रास्ता तैयार किया। यदि सहेलेंथरोपस ने खड़े होकर चलने का ये साहसिक प्रयोग न किया होता तो शायद मनुष्यों का विकास ही किसी और दिशा में चला जाता। इसलिए ये जीव हमारे इतिहास का मौन किंतु अत्यंत शक्तिशाली अध्याय है, जो हमें ये सिखाता है कि हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और मानव विकास का पहला कदम इसी प्राणी ने उठाया था। ओरोरिनटुजेनेंसिस, जिसे प्यार से ओरिजिनल मैन भी कहा जाता है, करीब 60 लाख वर्ष पहले केन्या के टूगन हिल्स में रहता था। यह मनुष्यों के विकास की उस शुरुआती दिशा को समझने में महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां जीवों ने 2 पैरों से चलने के प्रयोग को और स्पष्ट रूप से अपनाना शुरू किया। वैज्ञानिकों को इसके जांघ की हड्डियां मिली, जिनकी बनावट बताती है कि यह जीव स्थिर होकर 2 पैरों पर चल सकता था। यह विश्व के शुरुआती ऐसे जीवों में से एक था जिसने जंगलों में रहने के बावजूद जमीन पर चलने का साहस दिखाया। इसके हाथ और बाजू बेहद मजबूत थे, जिससे पता चलता है कि यह पेड़ों पर चढ़ने में भी निपुण था। यानी यह प्राणी 2 दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए हुए था, एक ओर पेड़ों की सुरक्षित ऊंचाई और दूसरी ओर जमीन की नई चुनौतियां और अवसर।
वातावरण उस समय घना जंगल था, जहां शिकारी जानवरों के बीच जीवन को सुरक्षित रखना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी इस जीव ने 2 पैरों पर चलना चुना, क्योंकि इससे इसे दूर तक देखने, अपने हाथों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त रखने और भोजन खोजने में सुविधा मिलती थी। यही वो इवोल्यूशनरी फायदा था जिसने आने वाली प्रजातियों के लिए नए संभावनाएं खोली। छात्रों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य का विकास केवल शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह साहस, अनुकूलन और नए तरीकों को अपनाने की क्षमता का परिणाम था। ओरोरिन हमें ये सिखाता है कि जब जीव अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है और जोखिम उठाता है, तब विकास की गति तेज होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे मानव विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं, क्योंकि इसके बिना भविष्य में मनुष्य की सीधी चाल विकसित ही नहीं हो पाती। ये प्रारंभिक ओरिजिनल मैन हमें ये भी याद दिलाता है कि मानवता की जड़ें संघर्ष, जिज्ञासा और निरंतर प्रयोग की मिट्टी में पली बड़ी है। ऑडिपिथेकस रमेस, जिसे आमतौर पर आडी नाम से जाना जाता है, मानव विकास की कहानी में एक ऐसा पुल है जो पेड़ों में रहने वाली प्रजातियों और जमीन पर 2 पैरों से चलने वाली प्रजातियों को जोड़ता है। इसके अवशेष इथियोपिया में पाए गए, जो करीब 58 से 44 लाख वर्ष पुराने हैं। ये प्राणी आकार में छोटा था और इसका मस्तिष्क भी 300 से 350 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का था, लगभग चिंपैंजी जितना। लेकिन इसके शरीर की बनावट में वो अनोखी विशेषता थी जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ये 2 पैरों पर चल सकता था, लेकिन फिर भी इसके पैरों में ग्रास्पिंग टोज थे, जो इसे पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता देते थे। ये दिखाता है कि यह जीव न तो पूरी तरह जमीन का था और न पूरी तरह पेड़ों का, बल्कि ये दोनों दुनिया की क्षमताओं से लैस था। इससे भी रोचक तथ्य ये है कि आडी खुली घास के मैदानों में नहीं रहता था, बल्कि घने जंगलों में भोजन खोजता था। ये खोज मानव एवोल्यूशन के पुराने सिद्धांतों को चुनौती देती है, जिनमें माना जाता था कि सीधा चलना घास के मैदानों में रहने से विकसित हुआ। आडी ने साबित किया कि मानव विकास की बुनियाद जंगलों में रखी गई थी, जहां पेड़ों पर चढ़ने और जमीन पर चलने दोनों की जरूरतें थीं। इसकी उंगलियां, पैर और श्रोणी यानी पेल्वस की संरचना बताते हैं कि यह प्राणी अपने हाथों का उपयोग पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने, भोजन खोजने और संतुलन बनाए रखने के लिए करता था, जबकि पैरों का उपयोग चलने के लिए। छात्रों के लिए ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि मानव विकास सरल नहीं था, ये कई क्षमताओं का मिश्रण था। आडी ने हमें ये भी सिखाया कि विकास अक्सर पुराने गुणों को पूरा छोड़ नहीं देता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे संशोधित करता है ताकि जीव नए वातावरण में अनुकूल बन सके। ये प्रजाति मानवता के लिए एक ऐसा पुल है जिसके बिना भविष्य की प्रसिद्ध मानव प्रजातियां जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस अस्तित्व में नहीं आ पाती। इसलिए ऑडिपिथेकस रमेस मानव विकास की नींव में वह मजबूत ईंट है जिसने पेड़ों से जमीन तक की यात्रा को संभव बनाया। अर्ली ह्यूमंस, ये वे प्राणी थे जो पहली बार पूरी तरह 2 पैरों पर चलते थे और साधारण उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनामेंसिस मानव विकास की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां जीव पहली बार लगातार 2 पैरों पर चलने लगे थे, फिर भी पेड़ों से उनका गहरा संबंध बना हुआ था। ये प्रजाति केन्या और इथियोपिया में पाई गई, जहां वातावरण तेजी से बदल रहा था, जंगल छोटा हो रहा था और घास के मैदान फैलने लगे थे। ऐसे परिवेश में जीवों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और इसी बदलाव के बीच ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने 2 पैरों पर चलना एक नियमित आदत के रूप में विकसित किया। हालांकि यह पूरी तरह सीधा खड़ा हो सकता था, इसके हाथ अब भी लंबे थे और उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जो दिखाता है कि यह प्राणी पेड़ों पर चढ़ने में निपुण था। इसका आहार भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके दांत मजबूत थे और विशेष रूप से कठोर फलों, बीजों और नट्स को चबाने के लिए अनुकूलित थे। यह आहार परिवर्तन बताता है कि जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया, इस प्रजाति ने भी भोजन प्राप्त करने के तरीकों में बदलाव किया, जिससे सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव पूर्वजों में वह प्रारंभिक कड़ी है जिसने ये साबित किया कि हैबिचुअल बाइपेडलिज्म यानी नियमित और निरंतर 2 पैरों पर चलना सबसे पहले इसी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये प्रजाति हमें ये समझने में मदद करती है कि मानव शरीर के ढांचे में जो बड़े परिवर्तन आए, जैसे रीढ़ की बनावट, कूल्हों का फैलना और पैरों की मजबूती, उनकी जड़ें इसी समय से विकसित होने लगी थीं। ये जीव भले ही आकार में छोटा था, लेकिन इसका इवोल्यूशनरी योगदान अत्यंत बड़ा था, क्योंकि यह मनुष्यों के चलने की शैली की बुनियादी नींव रखता है। इसलिए ये मानव इतिहास में वो पहला कदम है जिसने हमें भूमि पर स्थिर और संतुलित जीवन की ओर ले जाना शुरू किया। ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरेंसिस मानव विकास का वह अध्याय है जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी।
क्योंकि इसी प्रजाति की सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म संरचना है लूसी, जिसे इथियोपिया में खोजा गया था। लूसी और उसके जैसे कई जीव हमारे विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्थायी रूप से 2 पैरों पर चलना अपनाया। ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरेंसिस का मस्तिष्क लगभग 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स था, जो आधुनिक मनुष्य के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन उस समय के वातावरण के अनुसार यह पर्याप्त था। इसका चेहरा अभी भी कुछ हद तक बंदरों जैसा था, उभरा हुआ जबड़ा, लंबा चेहरा, लेकिन इसकी चाल पूरी तरह मानव जैसी थी। इसकी ऊंचाई केवल लगभग 1 मीटर थी, फिर भी यह रोजमर्रा के जीवन में अत्यंत सक्षम था। ये प्रजाति समूहों में रहती थी, जिससे सुरक्षा, भोजन साझा करना और सामाजिक व्यवहार विकसित होने लगा था। यह मानवता की उस यात्रा की शुरुआत थी जहां जीव केवल शरीर से नहीं, बल्कि समाज और संबंधों के आधार पर भी विकसित होने लगा। अफरेंसिस के पैरों और कूल्हों की संरचना इस बात को साबित करती है कि यह प्राणी लंबी दूरी तक चल सकता था, और यह क्षमता आगे चलकर मानवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, विशेष रूप से भोजन खोजने, प्रवास करने और शिकारी जानवरों से बचने के लिए। लूसी की खोज ने वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद की कि मनुष्य का सीधा खड़ा होकर चलना बुद्धि के बढ़ने से पहले आया था। यानी हमने पहले चलना सीखा, फिर सोचना, बनाना और समाज बनाना सीखा। इसलिए ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरेंसिस मानव विकास की नींव में वह अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसने आधुनिक मनुष्यों के शरीर, व्यवहार और सामाजिक संरचना के विकास का आधार तैयार किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस मानव विकास की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां जीव न केवल शरीर से, बल्कि विचारों से भी मनुष्य की ओर बढ़ने लगे थे। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया और इसका मस्तिष्क लगभग 500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक पहुंच चुका था, जो पिछले स्पीशीज की तुलना में थोड़ा बड़ा था। इसका जबड़ा अधिक मानव सदृश था, जिससे पता चलता है कि यह कठोर और विविध भोजन चबा सकता था, और इसका आहार भी अधिक विविध होता जा रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रजाति लकड़ी के डंडों और पत्थरों का साधारण उपकरणों की तरह उपयोग करती थी, शायद भोजन निकालने, खुदाई करने या रक्षा के लिए। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनुष्य जैसी सोच, समस्या को पहचानना और उसके लिए समाधान ढूंढना की शुरुआती अवस्था को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस का शरीर संतुलित था, इसकी चाल अधिक स्थिर, रीढ़ अधिक सीधी और कूल्हे अधिक मजबूत थे, जिससे यह मनुष्यों जैसा दिखने लगा था। ये प्रजाति संभवतः छोटे परिवारों या समूहों में रहती थी, जहां भोजन जुटाना, बच्चों की रक्षा करना और समूह के भीतर संचार करना जैसे व्यवहार विकसित हो रहे थे। इसका सामाजिक जीवन भी अधिक जटिल हो रहा था। इसमें चेतावनी संकेत, भोजन की खोज के पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल थीं। अफ्रीकानस मानव विकास की उस कड़ी को दिखाता है जहां जीवों के मस्तिष्क और व्यवहार में गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। यह अब केवल पर्यावरण के अनुसार नहीं बदल रहा था, बल्कि अपने अनुभव और बुद्धि का उपयोग करके नए समाधान खोज रहा था। इस प्रजाति की उपस्थिति ने होमो श्रेणी की भविष्य की प्रजातियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि ये दिखाता है कि बुद्धि, उपकरण उपयोग और सामाजिक संरचना का प्रारंभ इसी समय से हो गया था। इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस मानव विकास में वह महत्वपूर्ण अध्याय है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को आधुनिक मनुष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाता है। पैरांथ्रोपस प्रजातियां मानव विकास की कहानी में एक अनोखा और दिलचस्प अध्याय है, क्योंकि ये प्रजातियां हमारी प्रत्यक्ष पूर्वज नहीं थीं, बल्कि हमारे इवोल्यूशनरी कजन्स थी, जिन्होंने अलग दिशा में विकसित होकर अपने वातावरण के अनुसार अत्यधिक विशिष्ट क्षमताएं विकसित की। इस समूह में मुख्य रूप से 3 स्पीशीज आती हैं: पैरेंथ्रोपस एथियोपिकस, पैरेंथ्रोपस बोइसी और पैरेंथ्रोपस रोबस्ट्स। इनकी सबसे पहचानी जाने वाली विशेषता थी बेहद मजबूत जबड़ा, विशाल दांत और सिर के ऊपर मोटी हड्डी की बनावट। ये सब इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनका आहार बहुत कठोर था, जैसे सख्त पौधे, कठोर जड़ें, कंद और भारी वनस्पतियां। इनका भोजन इतना कठिन था कि प्रकृति ने इनके दांतों और जबड़ों को मशीन की तरह शक्तिशाली बना दिया था ताकि ये भोजन आसानी से पीस सके। जबकि उसी समय अन्य मानव पूर्वजों ने अपनी बुद्धि, उपकरण उपयोग और सामाजिक जीवन को अपनाया। पैरेंथ्रोपस ने शरीर की मजबूती के माध्यम से अनुकूलन चुना। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एवोल्यूशन एक ही दिशा में नहीं चलता, ये कई शाखाओं में बंटता है और प्रत्येक शाखा अपनी जगह पर सफल हो सकती है। हालांकि पैरेंथ्रोपस प्रजातियां बहुत लंबे समय तक जीवित रहीं, लेकिन अंततः बदलते पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकी और विलुप्त हो गईं। यह विलुप्त होने का कारण ये था कि वे अत्यधिक विशेषीकृत थीं, वे केवल एक प्रकार के भोजन पर निर्भर थीं और जब पर्यावरण बदला
तो वे उसके अनुसार खुद को पर्याप्त रूप से ढाल नहीं सकी। इसके विपरीत होमो वंश के पूर्वज लचीले थे, वे उपकरण बनाना सीख रहे थे, विविध भोजन खा सकते थे और समूहों में रहते थे। पेरेंथ्रोपस हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि विकास में लचीलेपन का होना कितना आवश्यक है। उन्होंने पैरेलल एवोल्यूशन को दर्शाया, यानी मनुष्य के समानांतर विकसित होने वाली प्रजातियां जो अलग वातावरण के लिए अनुकूलित थीं। भले ही पेरेंथ्रोपस मानवों के प्रत्यक्ष पूर्वज नहीं थे, लेकिन उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति कई रास्ते खोलती है और हर रास्ता हमें एवोल्यूशन का नया अर्थ समझाता है। ट्रांजिशनल ह्यूमंस, यही वो चरण था जब बुद्धि का विस्तार, उपकरणों का निर्माण और अफ्रीका से बाहर माइग्रेशन की शुरुआत हुई और मनुष्य वास्तव में मानव बनने लगा। होमो हैबिलिस मानव विकास की उस रोशनी की तरह है जिसने पहली बार हमें ये दिखाया कि बुद्धि और तकनीक का जन्म कहां से हुआ। इसका नाम ही हैंडीमैन है क्योंकि यह प्राणी अपने हाथों का चमत्कारिक उपयोग करना जानता था। ये तंजानिया और केन्या के उन प्राचीन इलाकों में पाया गया जहां पर्यावरण लगातार बदल रहा था और जीवों को नए तरीकों से जीने की आवश्यकता थी। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क लगभग 600 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का था, यानी पहले के सभी पूर्वजों से बड़ा, और यही बढ़ता हुआ दिमाग इसे समस्याओं को हल करने और उपकरण बनाने की क्षमता देता था। इस प्रजाति ने पहली बार पत्थरों को तोड़कर ओल्डाउन टूल्स तैयार किए, जिन्हें मांस काटने, लकड़ी छीलने और भोजन निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। यह वो ऐतिहासिक क्षण था जब पृथ्वी पर किसी जीव ने पहली बार अपने हाथों से ऐसा उपकरण बनाया जो प्रकृति का हिस्सा नहीं था, बल्कि खुद उसकी बुद्धि का निर्माण था। होमो हैबिलिस की शारीरिक बनावट अभी भी कुछ हद तक एप लाइक थी, लंबे हाथ, झुका हुआ शरीर, लेकिन इसके विचार पूरी तरह नई दिशा में बढ़ रहे थे। ये प्रजाति हमें ये समझाती है कि मानव बुद्धि की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ विकसित हुई। यही कारण है कि होमो हैबिलिस को हमारे जीनस होमो का पहला सच्चा सदस्य माना जाता है। इसकी उपस्थिति ने मानव इतिहास में तकनीक की नींव रखी, क्योंकि जब एक जीव उपकरण बनाना सीख जाता है तो वो अपने वातावरण को बदलने की क्षमता हासिल कर लेता है। इसलिए होमो हैबिलिस मानव विकास की उस पहली लॉ की तरह है जिसने तकनीकी विकास की शुरुआत की और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता रोशन किया। होमो इरेक्टस मानव विकास का वह महान अध्याय है जिसने पृथ्वी पर मानवता के वास्तविक विस्तार और शक्ति की शुरुआत की। इसका नाम अपराइट मैन इसलिए रखा गया क्योंकि यह पूरी तरह सीधा खड़ा होकर चलता था, आधुनिक मनुष्य जैसा लंबा और मजबूत शरीर रखता था, और इसका मस्तिष्क 900 से 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक पहुंच चुका था, जो पिछले सभी पूर्वजों की तुलना में बहुत बड़ा था। होमो इरेक्टस केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं से भी असाधारण था। यह अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंचा और इस तरह ये मानव इतिहास का पहला ग्लोबल ट्रैवलर बन गया। इसने न केवल यात्रा की, बल्कि नए वातावरणों में खुद को ढालकर अद्भुत सर्वाइवल स्किल्स भी विकसित की। होमो इरेक्टस पहला ऐसा जीव था जिसने आग को नियंत्रित किया, सबसे बड़ा आविष्कार, जिसने भोजन पकाने, गर्म रहने, जंगली जानवरों से बचने और सामाजिक गतिविधियों को जन्म दिया। आग के इर्द गिर्द बैठना ही आगे चलकर मानव समाज की आत्मा बन गया। इसके अलावा होमो इरेक्टस ने एश्यूली टूल्स विकसित किए, तेज धार वाले, सुंदर आकार वाले उपकरण जो इससे पहले किसी जीव ने नहीं बनाए थे। ये उपकरण शिकार, कटाई, खोदाई और सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते थे। इसके मजबूत पैरों और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता ने इसे अलग अलग महाद्वीपों में फैलने और सर्वाइव करने में मदद की। ये प्रजाति समूहों में रहती थी, सहयोग करती थी और संभवतः सरल संचार विकसित कर चुकी थी। इसने मानवता के लिए वे सभी रास्ते खोल दिए जो आने वाले हजारों वर्षों में विकसित होने थे, जैसे प्रवास, भोजन पकाना, सामाजिकता और तकनीकी नवाचार। इसलिए होमो इरेक्टस को राइटली मास्टर ऑफ सर्वाइवल कहा जाता है, क्योंकि इसने दुनिया को जीता, आग को साधा, उपकरणों को उन्नत किया और भविष्य के मनुष्यों के लिए मजबूत नींव तैयार की। होमो हाइडेलबर्गेंसिस मानव विकास का वह महत्वपूर्ण पुल है जो पुरानी मानव प्रजातियों को आधुनिक मनुष्य से जोड़ता है। यह अफ्रीका और यूरोप दोनों जगह पाया गया और इसका मस्तिष्क आकार लगभग 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक पहुंच चुका था, जो आधुनिक मानव मस्तिष्क के बहुत करीब है। इसका शरीर मजबूत, मस्क्यूलर और ठंडे वातावरण में जीने योग्य था। यह उन शुरुआती मानवों में से था जिन्होंने बड़े शिकार करना शुरू किया, जैसे हाथी, घोड़े और अन्य विशाल जानवर। ये शिकार अकेले संभव नहीं था, इसलिए होमो हाइडेलबर्गेंसिस ने कोऑपरेटिव सोशल ग्रुप्स बनाए,
जहां समूह के सदस्य एक दूसरे के लिए रणनीति बनाते, काम बांटते और एकजुट होकर शिकार करते थे। ये सामाजिक संगठन मानव इतिहास में एक अत्यंत बड़ा कदम था। इसके अतिरिक्त इस प्रजाति ने शेल्टर्स का निर्माण करना शुरू किया, कभी लकड़ी से, कभी मिट्टी से और कभी गुफाओं का उपयोग करके। ये दर्शाता है कि यह जीव अपने वातावरण को समझकर उसका उपयोग करना जानता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो हाइडेलबर्गेंसिस के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और आंशिक भाषा जैसी क्षमताएं भी विकसित हो चुकी थी। ये स्पीशीज इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यही वह पूर्वज है जिसने दो महान मानव प्रजातियों को जन्म दिया, निएंडरथल यूरोप में और होमो सेपियंस अफ्रीका में। यानी यह प्रजाति हमारी सीधी इवोल्यूशनरी लाइन का हिस्सा है। इसका अस्तित्व ये दिखाता है कि मानव विकास में उन्नत मस्तिष्क, जटिल सामाजिक व्यवहार और बुद्धिमत्ता किस प्रकार धीरे धीरे बनते गए। इसलिए होमो हाइडेलबर्गेंसिस मानव विकास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने होमो इरेक्टस की मजबूती को आधुनिक मनुष्यों की बुद्धि से जोड़ा और हमें उन क्षमताओं की ओर धकेला जो आज मानव सभ्यता की नींव है। लेटर ह्यूमंस, यही वह काल है जिसमें भाषा, कला, भावनाएं, आध्यात्मिकता और सभ्यताएं जन्म लेती है। होमो निएंडरथलेंसिस, जिन्हें हम निएंडरथल कहते हैं, मानव विकास का एक अद्भुत और भावनात्मक अध्याय है। ये मुख्यतः यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे, जहां कठोर ठंड, बर्फीला वातावरण और कठिन भूभाग था, लेकिन अपनी शक्ति, बुद्धि और सहयोग से ये उन परिस्थितियों में भी पलते फूलते रहे। उनका शरीर ठोस, स्टॉकी और अत्यंत मांसल था और उनका मस्तिष्क आकार लगभग 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स था, जो आधुनिक मनुष्य से भी थोड़ा बड़ा था। इसका अर्थ है कि निएंडरथॉल्स केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक विकसित थे। वे आग का उपयोग करते थे, गर्म कपड़े बनाते थे और शिकार के लिए उन्नत रणनीतियां तैयार करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने मृत साथियों को दफनाते थे, फूल चढ़ाते थे और प्रतीकात्मक कला बनाते थे। यह उनके भावनात्मक विकास, सहानुभूति और सांस्कृतिक समझ को दर्शाता है। आधुनिक डीएनए अध्ययनों से ये भी सिद्ध हो चुका है कि होमो सेपियंस और निएंडरथल ने आपस में विवाह किया और संतानों को जन्म दिया। आज भी बहुत से आधुनिक मनुष्यों के शरीर में 1 से 4% निएंडरथल डीएनए पाया जाता है। ये हमें बताता है कि वे केवल अलग मानव नहीं थे, बल्कि हमारे बहुत करीब थे, भावनाओं में, संस्कृति में और जीवन शैली में। निएंडरथल मानवता का वो दर्पण है जो हमें दिखाते हैं कि बुद्धि केवल दिमाग के आकार से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, कला और संबंधों से भी मापी जाती है। डेनिसोवानस मानव इतिहास का एक रहस्यपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इनके बारे में हमें दुनिया के किसी भी अन्य मानव स्पीशीज की तुलना में सबसे कम प्रत्यक्ष जानकारी मिली है। इन्हें साइबेरिया की डेनिसोवा केव में पाए गए छोटे छोटे बोन्स और टीथ से पहचाना गया और बाद में डीएनए अध्ययन ने इनके अस्तित्व को पूरी तरह साबित किया। डेनिसोवन निएंडरथल के बेहद करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन उनकी पहचान, संस्कृति और भौतिक रूप काफी अलग थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एशिया के विशाल क्षेत्रों में फैले हुए थे, शायद साइबेरिया से लेकर दक्षिण एशिया और ओशिनिया तक। डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि डेनिसोवानस ने एशिया के शुरुआती होमो सेपियंस के साथ इंटरब्रीड किया और उनकी जेनेटिक विरासत आज भी आधुनिक लोगों के शरीर में मौजूद है, विशेषकर टिबेटन्स, मेलानेसियंस और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पॉपुलेशंस में। ये जेनेटिक मिक्सिंग मानव इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह हमें बताता है कि प्राचीन मानव स्पीशीज अकेले नहीं रहते थे। वे एक दूसरे से मिलते थे, सीखते थे और यहाँ तक कि साथ मिलकर जीवन बनाते थे। डेनिसोवानस ने कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के लिए विशेष जेनेटिक एडेप्टेशंस भी विकसित किए, जैसे हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल जीन्स, जो आज भी मानवों में दिखाई देते हैं। डेनिसोवानस हमें सिखाते हैं कि मानव एवोल्यूशन सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि जेनेटिक एक्सचेंज और सांस्कृतिक मिलन की अद्भुत कहानी है। होमो फ्लोरेसिएंसिस मानव विकास का वो असाधारण अध्याय है जिसने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। ये स्पीशीज इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर पाई गई और अत्यंत छोटा कद रखने के कारण इसे प्यार से हॉबिट नाम दिया गया। इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी और इसका मस्तिष्क केवल 380 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का था, इतना छोटा कि यह पहले के ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी प्रजातियों से मिलता जुलता लगता है। फिर भी होमो फ्लोरेसिएंसिस ने ऐसे उपकरण बनाए जो साबित करते हैं कि यह प्राणी बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और रणनीतियों में सक्षम था। उन्होंने पत्थरों से नुकीले औजार तैयार किए, खाने के लिए छोटे जानवरों का शिकार किया और संभवतः आग का भी उपयोग किया। इतनी छोटी कद काठी होने के बावजूद उनके शिकार कौशल उच्च स्तर के थे,
जो ये दर्शाता है कि बुद्धि का आकार हमेशा मस्तिष्क के आकार पर निर्भर नहीं करता। ये प्रजाति आइलैंड ड्वार्फिज्म का नतीजा मानी जाती है, जहां सीमित संसाधनों और अलग थलग वातावरण के कारण प्राणी समय के साथ छोटा आकार विकसित कर लेते हैं ताकि कम भोजन में भी जीवित रह सकें। होमो फ्लोरेसिएंसिस की उपस्थिति यह साबित करती है कि मानव एवोल्यूशन सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि कई प्रकार के मनुष्य एक ही समय पर पृथ्वी पर मौजूद थे। ये प्रजाति हमें ये भी दिखाती है कि आइसोलेशन में रहकर भी प्राणी अद्भुत अनुकूलन विकसित कर सकते हैं। होमो फ्लोरेसिएंसिस मानवता की उस अनोखी शाखा का प्रतिनिधित्व करता है जो छोटी थी, अलग थी, परंतु अत्यधिक बुद्धिमान थी। होमो लुज़ोनेंसिस मानव विकास की उन नवीनतम खोजों में से एक है जिसने दुनिया को फिर याद दिलाया कि मानव इतिहास में विविधता कितनी व्यापक थी। इसे फिलीपींस के कैलाओ केव में पाए गए बोन्स और टीथ के आधार पर पहचाना गया था, और वैज्ञानिकों ने पाया कि यह प्रजाति आकार में छोटी थी, लेकिन इसकी हड्डियों की संरचना अत्यंत अनोखी थी। हाथों और पैरों की हड्डियों का आकार और आकारिकी इसे अन्य स्पीशीज से अलग बनाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि होमो लुज़ोनेंसिस संभवतः होमो इरेक्टस की उस शाखा से विकसित हुआ था जो बहुत पहले एशिया के द्वीपीय क्षेत्रों में पहुंच गई थी। समय के साथ आइसोलेशन, अलग वातावरण, सीमित संसाधन और विशिष्ट इकोलॉजिकल प्रेशर्स ने इसे एक नई दिशा में विकसित कर दिया। यही प्रक्रिया इसे आइलैंड अडेप्टेबिलिटी वाली प्रजाति बनाती है। इस प्रजाति की खोज इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि एशिया में मानव प्रजातियों की विविधता हमारी पुरानी मान्यताओं से कहीं अधिक थी। ये भी संभव है कि होमो फ्लोरेसिएंसिस और होमो लुज़ोनेंसिस जैसे स्पीशीज, जो दोनों द्वीपों पर विकसित हुए, एक दूसरे के इवोल्यूशनरी पैरेलल्स हों, यानी अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग अनुकूलन के साथ विकसित हुए हों। ये खोज हमें ये भी समझाती है कि मानव एवोल्यूशन केवल अफ्रीका से निकली एक सीधी कहानी नहीं थी, बल्कि कई महाद्वीपों में कई प्रजातियों ने अपने अपने तरीके से जीवन का अर्थ खोजा। होमो इरेक्टस मानव इतिहास की वह शाखा है जो ये साबित करती है कि डाइवर्सिटी, अडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल मानवता की मूल विशेषताएं हैं। होमो नालेडी मानव विकास का वो रहस्यमय और अनोखा अध्याय है जिसने वैज्ञानिकों की सभी पुरानी धारणाओं को चुनौती दे दी। ये प्रजाति दक्षिण अफ्रीका के राइजिंग स्टार केव में खोजी गई, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसका मस्तिष्क आकार केवल 500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स था, जो बहुत छोटा है, लगभग ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बराबर। लेकिन इस छोटे मस्तिष्क वाले जीव ने वो व्यवहार दिखाए जो आधुनिक मनुष्यों के बेहद करीब है। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि होमो नालेडी अपने मृत साथियों को जानबूझकर दफनाता था, और यह कार्य पूरी तरह अंधेरी, संकरी और कठिन गुफाओं में किया जाता था, जो ये दर्शाता है कि इनके भीतर गहरी भावनाएं, सामूहिकता और सामाजिक जिम्मेदारी मौजूद थी। यह व्यवहार बताता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल ब्रेन साइज पर निर्भर नहीं करती, ये सामाजिक संबंधों और सामूहिक जीवन से भी विकसित होती है। इसके हाथों और पैरों की संरचना अनोखी थी, कुछ विशेषताएं मॉडर्न ह्यूमंस जैसी और कुछ बहुत प्रिमिटिव। ये प्रजाति हमें ये समझने में मदद करती है कि मानव विकास सीधा रास्ता नहीं था। छोटे मस्तिष्क वाले जीव भी अत्यंत जटिल व्यवहार कर सकते थे। होमो नालेडी ये साबित करता है कि एवोल्यूशन ने बुद्धि को कई तरीकों से आकार दिया, कभी बड़े मस्तिष्क से, कभी सामाजिक जीवन से और कभी जीवन अनुभवों से। इसलिए होमो नालेडी मानव विकास की उस सुंदर विविधता का प्रतीक है, जहां हर स्पीशीज ने अपनी अलग दिशा में सोचने, समझने और जीने का तरीका विकसित किया। होमो सेपियंस यह वो प्रजाति है जिससे हम सब संबंधित हैं, वो प्रजाति जिसने धरती के हर कोने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिसने प्रकृति को समझने, बदलने और सुंदर बनाने की क्षमता विकसित की। इसका जन्म अफ्रीका में लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ, जहां धीरे धीरे इसका मस्तिष्क लगभग 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक विकसित हुआ। यह वह आकार है जिसने कल्पना, विचार, भाषा और कला जैसी क्षमताओं को जन्म दिया। होमो सेपियंस ने पहली बार जटिल भाषा विकसित की, जिससे विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का विस्तार और सामाजिक विकास संभव हुआ। फिर कला जन्मी, गुफाओं में चित्र, प्रतीक, संगीत और सजावट, जो मानव भावनाओं की गहराई को दिखाते हैं। इसके बाद कृषि, शहर, सभ्यताएं, व्यापार, विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ, यानी वही सब जिससे आज का आधुनिक संसार बना है। होमो सेपियंस ने दुनिया के हर हिस्से की यात्रा की, अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंत में अमेरिका तक। जहां जहां गए, वहां उन्होंने नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाला और नई समाज संरचनाएं विकसित की। इस प्रजाति ने निएंडरथल और डेनिसोवन्स के साथ इंटरब्रीडिंग भी किया, यानी आज के मानवों में उनके डीएनए के अंश मौजूद हैं।
होमो सेपियंस की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी इमेजिनेशन, कुछ नया सोचने, बनाने और भविष्य को डिजाइन करने की क्षमता। यही कारण है कि आज धरती पर होमो सेपियंस ही एकमात्र जीवित मानव प्रजाति है जिसने संस्कृति, तकनीक और सभ्यता को जन्म दिया। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत मानव इतिहास का वो महान वैज्ञानिक मॉडल है जो ये समझाता है कि आधुनिक मनुष्य वास्तव में कहां से आया और कैसे पूरी दुनिया में फैला। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मानव प्रजातियों की जड़ें अफ्रीका में हैं। लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस सबसे पहले अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप की ओर यात्रा करने लगा। ये मानव माइग्रेशन का पहला बड़ा चरण था। इसके बाद दूसरा महान प्रवास लगभग 70,000 साल पहले हुआ, जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगे। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार वे सबसे पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया में फैले, दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे और अंत में आइस एज के दौरान बेरिंग लैंड ब्रिज पार करके उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक पहुंचे। इस यात्रा में मनुष्यों ने रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, बर्फ, समुद्र, हर प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और हर जगह नए तरीके से जीवन को अपनाया। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत ये भी बताता है कि होमो सेपियंस जहां जहां गए वहां वे स्थानीय मानव स्पीशीज से मिले, उनसे जेनेटिक मिक्सिंग हुई और इससे आधुनिक मानवों में विविधता पैदा हुई। आज आधुनिक जेनेटिक्स ये पुष्टि करती है कि दुनिया के सभी मनुष्यों के डीएनए में एक सामान्य अफ्रीकी पूर्वज का अंश मिलता है। ये सिद्धांत एक महान संदेश देता है कि हम सब एक ही परिवार से आए हैं, हमारी जड़ें एक ही धरती में है और हमारी विविधता वास्तव में हमारे साझा इतिहास का सुंदर परिणाम है। ये सिद्धांत केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं, बल्कि मानव एकता का वैज्ञानिक प्रमाण है। मानव विकास की यह पूरी यात्रा केवल हड्डियों, जीवाश्मों और टाइमलाइंस की कहानी नहीं है। ये साहस, संघर्ष, अडैप्टेशन, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की अद्भुत कथा है। ये कहानी हमें बताती है कि करोड़ों वर्षों तक प्रकृति ने मनुष्य को तराशा, परखा, गिराया और फिर उठाया, ताकि एक दिन वह प्राणी जन्म ले जो सोच सके, महसूस कर सके, प्रेम कर सके और दुनिया को सुंदर बना सके। जब हम साहेलंथ्रोपस को देखते हैं जो पहली बार 2 पैरों पर खड़ा हुआ, या होमो हैबिलिस जिसने पहला उपकरण बनाया, या होमो इरेक्टस जिसने आग को साधा, या निएंडरथल जिन्होंने कला और भावनाओं को स्थान दिया, तो हम समझते हैं कि मानवता छोटे छोटे कदमों की एक महान श्रृंखला है। अंत में होमो सेपियंस आता है जो भाषा, कला, संगीत, कृषि और सभ्यताओं का निर्माता बनता है। ये पूरी यात्रा हमें सिखाती है कि मानवता एक ही जुड़ी हुई वंशावली है जिसमें विविधता है, संघर्ष है और अपार संभावनाएं हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। हमारे पूर्वज, हमारा संघर्ष, हमारी कहानी एक है। हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी की सबसे सुंदर रचना है। हमें ये सीखना चाहिए कि इस पृथ्वी पर हर जीवन, हर प्रजाति और हर मनुष्य आपस में गहरे जुड़ा हुआ है। मानव एवोल्यूशन हमें नम्रता सिखाता है कि हमारी ताकत हमारे दिमाग में है, पर हमारी सुंदरता हमारी भावनाओं, हमारे संबंधों और हमारी रचनात्मकता में है। यही मानव होने का असली अर्थ है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।